ये बताइए कि वो भगवान बुद्ध उनके जी। अंदर कैसे समाए हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पे किया गया था और आँख खोल के देखा तो दरवाज़ा तो बंद था लेकिन कोई भीतर प्रवेश कर आया, एक स्वर्णिम प्रकाश मंडल, और फिर रिकॉग्नाइज़ हुआ कि ये तो भगवान बुद्ध हैं। ओशो ने उनका स्वागत किया। ये बताइए कि वो भगवान बुद्ध उनके जी। अंदर कैसे समाए? हाँ। क्योंकि मुझे ये रिलीजियस बिलीफ लगता है, प्रैक्टिकल थॉट नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये भावना में कहकर कहा गई बात है, जैसे हम बाकी धर्मों में मानते हैं कि ये बता दिया गया, आपको ये मान लेना है। ओशो को जब पढ़ता हूं मैं, उन विचारों से अलग विचार इसमें नजर आता है मुझे। ओशो कभी मानने के लिए नहीं कहते कोई भी चीज़, लेकिन उनको जो हो रहा है वो तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। वो ये नहीं कह रहे कि आप मानो, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, है ना। इसके पहले भी आप पुरानी किताब में भी पढ़ेंगे जहाँ उन्होंने बताया कि जे कृष्णमूर्ति के ऊपर भगवान बुद्ध की चेतना को अवतरित कराने के प्रयोग किए गए थे। शायद आपको पता हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एक बहुत बड़ी संस्था बनी थी, स्टार ऑफ द ईस्ट, जिसके हेड जे कृष्णमूर्ति थे। और कोई 25-30 साल तक वह प्रयोग चलता रहा कि जब बुद्ध की आत्मा उनमें प्रवेश कर जाएगी वो विश्वगुरु हो जाएंगे, वर्ल्ड टीचर हो जाएंगे। उसके लिए पूरी ट्रेनिंग उनको दी गई लंबे समय तक। लेकिन जिस दिन वो फाइनल डिक्लेयर करना था उनको, मंच पे खड़े होकर, हॉलैंड में वह सभा बैठी थी, पूरी दुनिया के थियोसॉफिस्ट इकट्ठे हुए थे, कोई 6000 लोग, कि आज यह महाघटना घटेगी कि बुद्ध अवतरित होंगे। भगवान बुद्ध ने वचन दिया था कि मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे संकल्प शक्ति से करीब 2500 साल तक अस्तित्व में रहेगा और नया जन्म ले सकेगा। लेकिन 2500 साल होने के करीब आ गए और सूक्ष्म शरीर जो होता है, एस्ट्रल बॉडी, अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं कह रहा कि आप मानो, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी खुद की एस्ट्रल बॉडी, उसकी भी एक आयु होती है। उसके बाद वो डिटेरियोरेशन होने लगेगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। तो थियोसॉफिस्ट्स को बड़ी चिंता थी कि 2500 साल पूरे होने के पहले पहले, अब चूंकि वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, वैसी सुविधा नहीं बन रही है, तो किसी योग्य व्यक्ति की काया में अवतरित हो जाएं, उसके माध्यम से वह काम करें। तो ये बहुत बड़ा प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पे किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ये कृष्णमूर्ति मंच पर खड़े हुए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं हूँ, है ना, मेरे अंदर और कोई अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। और चूँकि मैं इस संस्था का हेड हूँ, मैं घोषणा करता हूँ इस संस्था को डिज़ाल्व करने की। ये संस्था आज से ख़त्म होती, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं आगे। एक बहुत बड़ा शॉक लगा थियोसॉफिकल सोसाइटी को और वो मूवमेंट ख़त्म ही हो गया। लेकिन ओशो ने इस बात की पूरी जिक्र किया है, अंधविश्वास करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन जो हुआ है तथ्य वो तो बताएंगे वो, है ना। फिर वह सूक्ष्म शरीर इंतजार कर रहा है और ओशो जब अमेरिका से लौट के आए तब उनको वहाँ जो पॉइजनिंग दी गई थी, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर इम्प्योरीफाइड हो गया था। तो कोई 7 हफ्ते वो काफ़ी तकलीफ़ में रहे। फिर उन्होंने एक दिन, वो 7 हफ्ते तक प्रवचन देने नहीं आए, उसके बाद जब वो आए तब उन्होंने ये वाली घटना बताई कि पिछले 7 हफ्ते में क्या हुआ है। मैं विटनेसिंग कॉन्शस में रहा, शरीर में बहुत पीड़ाएं थीं और धीरे 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 अचानक एक दिन सारी पीड़ाएं ख़त्म हो गईं। वो जो फूड पॉइजनिंग हुआ था या रेडिएशन पॉइजनिंग, जो कुछ भी हुआ था, उसका सारा असर ख़त्म हो गया। मेरी बॉडी अब प्योरीफाइड हो गई, शुद्धिकरण उसका हो गया। और एक विचित्र घटना घटी, अनएक्सपेक्टेड। रात को मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पे नॉक किया है। अब ये ओशो के दरवाजे पे कौन नॉक कर सकता है रात को? और आँख खोल के देखा तो दरवाज़ा तो बंद था लेकिन कोई भीतर प्रवेश कर आया, एक स्वर्णिम प्रकाश मंडल, और फिर रिकॉग्नाइज़ हुआ कि ये तो भगवान बुद्ध हैं। ओशो ने उनका स्वागत किया और कहा कि आपने जो वचन दिया था, तो बुद्ध ने कहा कि वही वचन पूरा करने आया हूँ, अब तुम्हारी देह में मैं रहूँगा। तो बुद्ध उनकी देह में समा गए। ओशो ने उनको अंगीकार किया, स्वीकार किया, और तब ओशो ने अपना नाम बदला। ये उन्होंने प्रवचन में समझाया पूरा। और इसका स्वीकार करने का, इस पर सील मोहर लगाने के लिए जापान से एक प्रसिद्ध गुरु महिला आई। उसको स्वप्न में यह दर्शन हो गया कि ऐसा ऐसा भारत में हुआ है और भगवान बुद्ध की आत्मा किसी व्यक्ति में प्रवेश की है, और वो खोज करते करते यहाँ पहुँची। उसने बताया कि मुझे ऐसा सपना आया था। ओशो ने कहा कि हाँ ठीक आया था तुम्हें। अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद ओशो ने बताया कि भगवान बुद्ध को मेरे संग रहना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उनका जो रंग ढंग था जीने का, वो बैरागी थे, तपस्वी थे, त्यागी थे,
और मैं सारी सुख सुविधाओं में झोरवा वाली जीवन जी रहा हूँ, एयर कंडीशन भवन में रहता हूँ, खूबसूरत कपड़े पहनता हूँ, सब कुछ अच्छा भोजन करता हूँ। वो भिक्षाटन करते थे, तो उनकी वह जो टेंडेंसी है, वो कहते हैं भिक्षाटन कब चलना है, भिक्षाटन करने। मैं कहता हूँ भिक्षाटन करने की ज़रूरत नहीं, भोजन यहीं आ जाएगा। उनको अच्छा नहीं लगा, वो कंफर्टेबल नहीं है मेरे संग रहने में। तो फिर मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपका वचन पूरा हो गया, अब आप विदा हो सकते हैं। जो आपने कहा था कि 2500 साल में आऊँगा, हाँ, उन्होंने कहा था मैत्रेय रूप में आऊँगा, तो ओशो ने अपने नाम में मैत्रेय वर्ड भी जोड़ा था जब नामकरण चेंज हुआ। फिर वो भगवान चले गए और ओशो ने कहा कि अब आप डिज़ाल्व हो जाइए अस्तित्व में, है ना, आप जो काम कर रहे हैं वो मैं कर ही रहा हूँ। अब मैं इसमें मेरे मन में कई सारे प्रश्न मुझे पूरा कर लेने दीजिए, हाँ। है ना, आप जो काम करना चाहते थे मैं वही कर ही रहा हूँ। मैत्रेय का मतलब है मित्रवत, एज ए फ्रेंड। तो ओशो ने कहा मैं एज ए फ्रेंड ही काम कर रहा हूँ, है ना। वो जो पुरानी परंपरा थी गुरु शिष्य की, कोई ऊपर है कोई नीचे है, हायरार्की की, वो मैंने सब तोड़ दी है। सब मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक सीनियर कह लें, है ना, जिसको कुछ ज़्यादा जानकारी, वो आपको थोड़ी गाइड कर देगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया। अब आप विदा हो सकते हैं, आपका काम चल रहा है। ये ओशो ने फिर प्रवचन में कुछ दिन बाद बताया, मेरे ख्याल से 15-20 दिन के बाद ही यह बात हुई। फिर ओशो ने वो नाम भी अपना हटा दिया, मैत्रेय वर्ड भी हटा दिया, बुद्ध वर्ड भी हटा दिया। तो ये घटना ओशो ने अपनी कही। वो ये नहीं कह रहे कि आप मेरी बात मानो, है ना, लेकिन अपना अनुभव कैसे नहीं बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो वो भी एक हो जाएगा कि सत्य को छुपा लिया। मतलब जहां आप अंधविश्वास वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि एक आदमी भूत प्रेत और आत्मा को मानता है, वो अंधविश्वासी है, और दूसरा आदमी अपने आप को बड़ा साइंटिफिक समझता है, वो कहता है कि मैं नहीं मानता। नहीं, मैं इस पे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि क्योंकि ये सवाल अधिकार भी ओशो जी ने ही अपने जीवन भर दिया कि हर चीज़ पे प्रश्न करो। बिल्कुल करो। तो मेरे मन में दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है कि जो बातें ये पूरी आपने बताई ये प्रैक्टिकली साउंड मुझे नहीं लगती, क्योंकि ओशो जी का बाकी जीवन जो दर्शन है वो प्रैक्टिकल साउंड लगता है मुझे। दूसरा, जितनी फिल्में मैंने देखी या जितने ओशो जी को लेकर कुछ प्रचार कुछ दुष्प्रचार देखा मैंने, वो ये देखा कि वहाँ पर एक जीवन जीने का स्तर अलग था। कई बार, मतलब मैं इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैं ओशो जी ने ही अधिकार दिया है, इसलिए मैं अधिकार के दायरे को बढ़ाकर ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कई बार जैसे कई लोग बहुत हाई होते हैं, अलग अलग तरह का सेवन करते हो, कई तरह की बातें करते हैं कि ये चीज़ें हो गई, ऐसा हो गया। एक सेक्रेट गेम्स आई थी, उसमें भी कई चीज़ें दुष्प्रचार के तौर पर भी दिखाई गई होंगी या प्रचार के तौर पर। तो ये प्रैक्टिकल साउंड कैसे हो सकती हैं बातें, क्योंकि इन्हीं बातों के विरोध में तो ओशो का अस्तित्व आता है। देखिए, विरोध में नहीं है, आत्मा परमात्मा को वो स्वीकार करते हैं। हाँ, ये नहीं कह रहे कि आप मानो, वो जानने की विधि बता रहे हैं कि आप कैसे जान सकते हो, मानने की वो नहीं कह रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लूँ। सामान्यतः हम समझते हैं एक आदमी जो भूत प्रेत में भरोसा करता है वो अंधविश्वासी है, और हम मानते हैं कि एक व्यक्ति साइंटिफिक है जो भरोसा नहीं करता, वो कहता भूत प्रेत नहीं होते। मैं कहता हूँ दोनों अंधविश्वासी हैं। एक मानता है कि होते हैं, एक मानता है कि नहीं होते, दोनों ही मानते हैं, जाना तो किसी ने नहीं, दोनों अंधविश्वासी हैं। लेकिन अक्सर क्या हो, जो नहीं मानने वाला है वो दूसरे पे लेबल लगा देता है कि यू आर ब्लाइंड बिलीवर, ठीक है ना। तो ओशो कहते हैं कि तुम स्वयं जानो, पहले पता लगाओ, यू हैव टू सर्च। अज्ञेयवादी बनो कि मैं नहीं जानता हूँ, एग्नोस्टिक, ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, खोज में लगो, तलाश करो। जब तुम्हें पता लग जाए तब तुम डिक्लेयर करना कि क्या सच्चाई है। अगर तुम्हें ना मिला कहीं कोई भूत प्रेत, पहले खोजबीन तो करो। अभी तुमने खोजबीन कहाँ की? घर बैठे बैठे तुम सोचने लगे कि भूत प्रेत नहीं होते, ऐसे थोड़ी होता है। और ना ही तुम्हारे भूत प्रेत होने कहने से भूत प्रेत हो जाते हैं। खोज करो। तो ओशो ने जो भी कहा है अपने एक्सपीरियंस से कहा है, वो अंधविश्वास नहीं है। 1960 की शुरुआत में उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया था, लोगों से संवाद करना। देखिए, प्रवचन तो वो बहुत छोटे थे तभी से शुरू हो गया था। मैं आपको बचपन की उनकी बताऊं, हाई स्कूल के वहाँ एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड था। ओशो अक्सर शाम को वहाँ बैठते थे और एक मित्र मंडली आ जाती थी, और ओशो उनको बताते थे कि मैंने कौन कौन सी किताबें आज पढ़ी हैं, और अपना कमेंट करते थे उस पर कि उसमें फलां लेखक ने ये वाली बात गलत कही है, मैं इससे राजी नहीं हूँ, और ये वाली बात सही कही है। उसको अप्रिशिएट करते थे, तारीफ़ करते थे। तो धीरे धीरे वो ग्रुप बड़ा होने लगा। लोगों को बड़ा मज़ा आता कि कहाँ कहाँ की किताबों में से क्या क्या ढूंढ के लाए हैं, और उसमें से बता रहे हैं, और अपना कमेंट भी कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत। मेरी दृष्टि में उस लेखक ने ऐसा लिखा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ। तो बच्चों को खूब इंटरेस्ट आने लगा, यहाँ तक कि सीनियर बच्चे आने लगे, क्योंकि
ओशो की उम्र के बच्चों को शायद वो बात उतनी अच्छी ना लगे, उनके तो खेलने कूदने के दिन थे। सीनियर क्लास के बच्चे आने लगे सुनने के लिए कि ये तो बड़ी गजब गजब की बातें बताता है छोटा सा बच्चा। तो एक प्रकार से उनके जो फॉलोअरशिप थी वो तो खूब छोटी उम्र से हो गई थी उनको सुनने वालों की, है ना। और उसके बाद स्कूल के लेवल पे वो वाद विवाद प्रतियोगिताएं उस ज़माने में बहुत होती थी। तो ओशो किसी खेल कूद में तो भाग नहीं लेते थे, लेकिन डिबेट में भाग लेते थे। और डिबेट में उनका रिकॉर्ड था कि वो ही हमेशा फर्स्ट आएंगे, और कोई आ ही नहीं सकता। तो स्कूल वाले भी उनको जगह जगह भेजते थे कि स्कूल का, गांव का नाम भी प्रचारित होगा। फिर जब वो कॉलेज में गए तो वही चीज़ वहाँ शुरू हो गई, इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन, फिर इंटर यूनिवर्सिटी। तो उनकी तर्कों का जो कहना चाहिए प्रतिष्ठा थी, तोड़ नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। तो शुरुआती दौर में जो उन्होंने अपने व्याख्यान किए हैं, हमारे घर में कौन सी बातें बड़ी प्रसिद्ध हुई थी? हमारे घर में एक अलमारी थी जो मुझे बचपन की याद है, उसमें केवल मेडल ही मेडल रखे थे ओशो, जहाँ जहाँ से जीत के लाते थे वाद विवाद प्रतियोगिताओं में।